एक एनारोबिक रेस्पिरेशन करवा ही दिया है। ठीक है, तो इस चैप्टर के यानी एक और चैप्टर है इसी से रिलेटेड, दैट इज द फोटोसिंथेसिस पर। क्या करें, फोटोसिंथेसिस हो गया? किस किस का नहीं हुआ है और किसका हुआ है? तुम लोग का कंप्लीट हो गया था हैं? चलिए बराबर मैं पढ़ाऊंगा इसको। ठीक है, तो नेक्स्ट आइए, डेट इज ऑफ फोटोसिंथेसिस पर। तो फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन बताइए सबसे पहले, क्या क्या इक्वेशन है जी? बताइए क्या इक्वेशन है फोटोसिंथेसिस की। अभी कॉपी वॉपी नहीं खोली, अब सिर्फ डायरेक्ट इधर बताइए जी। दैट इज द 6 कार्बन डाइऑक्साइड और कितने, दैट इज 12 H2O gives C6 H12O6 plus 6O2 plus 6 H2O in presence of, that is sunlight and क्लोरोफिल। ठीक है, अब सवाल ये है कि अगर इक्वेशन में 12 वाटर मॉलिक्यूल यूज हो रहा है, ठीक है, तो सवाल ये है कि इस इक्वेशन में क्या गड़बड़ी है कि अगर बजाय 12 के जैसे 6 कार्बन डाइऑक्साइड 6 H2O in presence of sunlight and chlorophyll, this is C6H12O6 plus 6O2, इसमें क्या खराबी? करेक्ट इक्वेशन पहले ही बता दूं कि करेक्ट इक्वेशन ये वाली है और ये इक्वेशन सही नहीं है। अब बताइए कि इस इक्वेशन में क्या कमी है, क्यों ये खराब है और क्यों ये गलत है जी? 12 NADP से, हाँ बता तो सही रहे। हाँ हाँ, देखिए इस इक्वेशन में ये कमी है कि एक्चुअल में यहाँ पर कितने ऑक्सीजन, इसमें ग्लूकोज में, दिस इज द ग्लूकोज, तो इस ग्लूकोज में कितने हाइड्रोजन हैं, कितने हाइड्रोजन है? 12। ये बताइए कि अगर 6H2O, पहली बात अगर एक H2O टूटेगा तो एक H2O किस किस में टूटेगा, दैट इज H प्लस एंड OH माइनस आयन में। तो ये बताइए कि एक वाटर मॉलिक्यूल के टूटने से एक H प्लस और एक OH माइनस आयन मिल रहा है, तो रिक्वायरमेंट कितने H प्लस आयन की है, कितने की है? 12 की। और अगर 6 वाटर मॉलिक्यूल होंगे तो 6 वाटर मॉलिक्यूल से कितने हाइड्रोजन प्रोड्यूस होंगे, यानी 6 हाइड्रोजन प्रोड्यूस होंगे और 6 OH माइनस आयन प्रोड्यूस होंगे। तो सवाल यह है कि क्या 6H प्लस आयन कभी भी ग्लूकोज फॉर्म कर सकते हैं? नहीं। कितने चाहिए ग्लूकोज को बनाने के लिए? दैट इज 12। तो इसका मतलब कितने वाटर मॉलिक्यूल चाहिए ताकि 12 हाइड्रोजन प्रोड्यूस हो सकते हैं? तो इसके लिए कितने चाहिएंगे? तो दैट इज 12 वाटर मॉलिक्यूल से कितने हाइड्रोजन प्रोड्यूस होंगे, दैट इज 12, और 12 OH माइनस आयन प्रोड्यूस होंगे। ये H प्लस आयन किसके साथ कंबाइन करेगा जी? H प्लस आयन किसके साथ कंबाइन कर जाएगा? दैट इज 6 कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, और फाइनली क्या बना देगा, दैट इज ग्लूकोज। तो पहली बात ये बताइए कि क्यों 12 वाटर मॉलिक्यूल की जरूरत पड़ी है जी? क्यों 12 वाटर मॉलिक्यूल की जरूरत पड़ी है? तो यानी ईच वाटर मॉलिक्यूल gives 1 H plus and OH minus ion. So the requirement for glucose कितनी है? ग्लूकोज की रिक्वायरमेंट कितना हाइड्रोजन चाहिए ग्लूकोज में?
that is 12. So the requirement for glucose will be 12 H plus ion. That means require 12 water molecules. क्या ये बात सही है? यानी एक वाटर मॉलिक्यूल से कितने H प्लस आयन प्रोड्यूस हुए थे? दैट इज एक H प्लस आयन और एक OH माइनस आयन प्रोड्यूस हुए हैं। और जो रिक्वायरमेंट है ग्लूकोज को बनाने के लिए वो कितने H प्लस की है? दैट इज 12 H प्लस की। तो इसलिए कितने वाटर मॉलिक्यूल चाहिए ताकि 12 H प्लस आयन मिल सके? तो दैट इज 12 वाटर मॉलिक्यूल। ये बताइए कि फोटोसिंथेसिस के अंदर स्प्लिटिंग किसका हुआ है? वाटर का, कार्बन डाइऑक्साइड का? स्प्लिटिंग किसका है? तो यानी splitting of water takes place to release ऑक्सीजन। तो ये बताइए कि जो फोटोसिंथेसिस से ऑक्सीजन रिलीज हो रही है वो ऑक्सीजन किससे आ रही है? कहाँ से आ रही है ये ऑक्सीजन? दैट इज वाटर से। दैट इज रिक्वायरमेंट फॉर फोटोसिंथेसिस। जी, तो ये बताइए कि फोटोसिंथेसिस के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है? देख के बताइए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है। एक क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। और क्या है रिक्वायरमेंट? और है वाटर। और क्या है? दैट इज सनलाइट एंड क्लोरोफिल। तो ये बताइए कि प्रोडक्ट में क्या है फोटोसिंथेसिस के प्रोडक्ट में? ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन रिलीज एज बाई प्रोडक्ट। तो ऑक्सीजन किस शक्ल में रिलीज हो रही है? एज अ बाई प्रोडक्ट की शक्ल में। कार्बन डाइऑक्साइड एयर में कहाँ से आ रही है मेनली? कम्स मेनली फ्रॉम रेस्पिरेशन। तो कार्बन डाइऑक्साइड मेनली किससे आ रही है एयर में या एनवायरमेंट में? दैट इज अ रेस्पिरेशन के जरिए। आइए सनलाइट पर। कॉम्बिनेशन
ऑफ 8 रेडिएशन। तो ये बताइए कि सनलाइट कितने रेडिएशन का कॉम्बिनेशन है? जी, कितने रेडिएशन का कॉम्बिनेशन है? दैट इज एन 8 रेडिएशन का। इस 8 रेडिएशन में कौन सा रेडिएशन है जो फोटोसिंथेसिस के लिए रेस्पॉन्सिबल है? तो यानी रेड एंड ब्लू या विजिबल स्पेक्ट्रम। तो दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ 8 रेडिएशन से। एंड photosynthesis takes place in visible spectrum। तो सनलाइट के अंदर कितने रेडिएशन से डिफरेंट टाइप के? दैट इज एन 8 रेडिएशन है, लाइक यूवी रेडिएशन है, लाइक इंफ्रारेड रेडिएशन है, लाइक कॉस्मिक रेज है, लाइक गामा रेज है। इस तरीके से टोटल रेडिएशन कितने टाइप के हैं? 8, जिसमें से कौन सा रेडिएशन फोटोसिंथेसिस के लिए रेस्पॉन्सिबल है? दैट इज अ विजिबल स्पेक्ट्रम। 8 wavelength exists in 390 से 760 नैनोमीटर में एग्जिस्ट करेगी। इसकी वेवलेंथ कहाँ से कहाँ एग्जिस्ट करेगी? 390 से 760 नैनोमीटर के बीच में। इसका मतलब दिस इज 390 एंड दिस इज 760 नैनोमीटर। तो यहाँ पर मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस होगी। तो ये बताइए कि मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस किस किस लाइट में होगी? जी, तो दैट इज अ ब्लू एंड रेड। और ये वाली कौन सी है? जी, ये कौन सी है? दैट इज ग्रीन। यहाँ पर मिनिमम फोटोसिंथेसिस होगी। तो ये बताइए कि मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस किस रेडिएशन में होगी? दैट इज ब्लू एंड रेड में। और मिनिमम फोटोसिंथेसिस किस में होगी? दैट इज ग्रीन के अंदर। तो जो सीरीज है वो है सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस रेड में, इससे कम है ब्लू में, और इस तरीके से लास्ट में है दैट इज ग्रीन। photosynthesis in decreasing order
तो ये ऐसा क्यों हुआ, मतलब कुछ लोगों का कंप्लीट हो गया ये चैप्टर और कुछ का नहीं हो पाया, ये क्या वजह है? हाँ जी, आप लोगों का ही कॉम्बिनेशन हुआ था, मतलब कंबाइन हुए थे आप लोग भी? हटा दूँ उसको? इससे पहले कौन सी वेवलेंथ आती है, किस किस लाइट की है? दैट इज यूवी लाइट। के बाद कौन सी है? तो दैट इज इंफ्रारेड। इंफ्रारेड की जाएगी तकरीबन 10,000 नैनोमीटर बार, और यहाँ से दैट इज 100 नैनोमीटर से। यूवी लाइट कितने तरीके की होती है? यूवी लाइट कितने तरीके की होती है? अच्छा ये बताइए, यूवी लाइट ज़मीन पे आती है? आती है या नहीं आती है? आती है। यूवी लाइट ज़मीन पे आ गई, कैंसर कॉज कर देगी। जी, क्या आती है? पता है ये बात? नहीं, नहीं पता है। स्किन कैंसर कॉज करती है यूवी लाइट। तो फिर ये बताइए कि लड़कियों की क्रीम के पीछे क्यों लिखा होता है यूवी लाइट प्रोटेक्शन? क्यों भाई, ये लैक्मे वाले क्यों छाप के देते हैं? पीछे लिखा होता है, एक छोटा सा लिखा होता है, यूवी लाइट प्रोटेक्शन होती है। तो देखिए है क्या, यूवी लाइट 3 प्रकार की है। कितने टाइप की है? दैट इज 3 टाइप की है। एक है यूवी ए, एक है यूवी बी, और एक है यूवी सी। ठीक है? तो यूवी लाइट कितने प्रकार की है जी? कितने तरीके की? 3। कौन कौन सी है? यूवी ए, यूवी बी, यूवी सी। दिस इज यूवी ए। फिर उसके बाद दिस इज यूवी बी, दिस इज यूवी सी। ठीक है? ये यूवी ए, ये लेस फैटल है। ठीक है? यूवी सी हाईली फैटल है, और जो कैंसर कॉज करती है वो यूवीसी कॉज करती है। कौन सी कॉज करती है? यूवीसी। और कोई डिजीज कॉज नहीं कर पाती है, वो कौन सी यूवी लाइट है? यूवी ए। लेकिन जो क्रीम जिस लाइट का दावा कर रही है वो है कि अगर कहीं से थोड़ी बहुत यूवी बी लाइट अगर ज़मीन पर आ जाए तो हमारी क्रीम इसका प्रोटेक्शन देगी। मगर ये सब फर्जी बातें, कुछ नहीं होता होता। अल्टीमेटली कुछ क्रीम्स के पीछे लिखा होता है यूवी बी प्रोटेक्शन। कभी देखा है लिखा हुआ? नहीं। सही है। ठीक है। अल्टीमेटली ये यूवी बी का पार्ट नज़र आ रहा है कुछ, तो ये थोड़ा बहुत यूवी बी का दावा करती हैं ये क्रीम्स कि यूवी बी से प्रोटेक्शन होगा, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। और ये दोनों लाइट यूवी बी और यूवी सी ये हाईली फैटल है। यूवी बी कम फैटल है, यूवी सी हाईली फैटल है। जितना पोल्यूशन ज़्यादा होगा एनवायरनमेंट के अंदर, जितना ज़्यादा पोल्यूशन होगा उतनी इन लाइटों का, इन यूवी लाइट का ज़मीन पे आने के चांसेस बढ़ जाएंगे।
तो तुम लोग मतलब जब क्रीम खरीदते हो तो मतलब क्या टैग देख के खरीदते हो? ठीक है, अच्छी लग रही है, चलो बस सही है। नेक्स्ट सही है, दैट इज अ क्लोरोप्लास्ट। दैट इज क्लोरोप्लास्ट। तो ये बताइए कि इस क्लोरोप्लास्ट पर कितनी मेम्ब्रेन्स नजर आ रही हैं, कितनी लेयर्स हैं, कितनी कवरिंग्स हैं? तो दिस इज आउटर मेम्ब्रेन, दिस वन इज इनर मेम्ब्रेन। और इन दोनों मेम्ब्रेन्स के बीच में कुछ स्पेस है, दैट स्पेस इज नोन एज पेरीप्लास्टिडियल स्पेस। तो दिस इज नोन एज पेरीप्लास्टिडियल स्पेस। तो ये बताइए कि क्लोरोप्लास्ट पे कितनी मेम्ब्रेन्स हैं? दो। कौन कौन सी? आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन। दोनों मेम्ब्रेन के बीच में स्पेस क्या है? क्या है? पेरीप्लास्टिडियल स्पेस। इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो भी जेली भरी हुई है, दैट जेली इज नोन एज स्ट्रोमा। इस जेली को क्या कहते हैं हम? दैट इज नोन एज स्ट्रोमा। स्ट्रोमा को कभी कभी हम मैट्रिक्स भी कहते हैं। ठीक है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो इस स्ट्रोमा के अंदर कुछ इस तरीके के स्टैकिंग स्ट्रक्चर्स हैं। तो दिस इज सर्कुलर डीएनए। दिस इज 70s type ribosome. This is starch. ये कुछ स्टैकिंग स्ट्रक्चर्स नजर आ रहे हैं, एक के ऊपर एक के ऊपर एक स्टैकिंग स्ट्रक्चर्स नजर आ रहे हैं। ये जो स्टैकिंग स्ट्रक्चर्स हैं, दीज स्टैकिंग स्ट्रक्चर्स आर नोन एज थाइलाकॉइड्स। इनको क्या कहते हैं? दैट इज अ थाइलाकॉइड्स। इसका मतलब ये भी थाइलाकॉइड है, ये भी थाइलाकॉइड है, ये भी थाइलाकॉइड्स है। ये थाइलाकॉइड दो तरीके के होते हैं। थाइलाकॉइड कितने तरीके के हैं?
दो तरीके के, एक है स्ट्रोमल थाइलाकॉइड, एक कौन सा थाइलाकॉइड है, दैट इज स्ट्रोमल थाइलाकॉइड, और एक है दैट इज अ ग्रेनल थाइलाकॉइड। तो ये बताइए कि थाइलाकॉइड कितने टाइप के हैं, दो, कौन कौन से हैं, एक है स्ट्रोमल थाइलाकॉइड और एक है ग्रेनल थाइलाकॉइड। अगर इस पूरे के पूरे स्टैक की बात करें, ये जो पूरा स्टैक है, तो दिस स्टैक इज नोन एज ग्रेनम। इस स्टैक को हम क्या कहते हैं, दैट इज ग्रेनम। और अगर बहुत सारे हो जाएंगे तो दिस इज ग्रेना, ग्रेना यानी प्लूरल। तो ग्रेना क्या है, दैट इज प्लूरल, और ग्रेनम क्या है, दैट इज सिंगुलर। तो ये जो स्टैकिंग स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है ये वाला, दैट मीन्स इस तरीके से जो ये स्टैकिंग स्ट्रक्चर्स नज़र आ रहा है, दैट स्टैकिंग स्ट्रक्चर ये पूरा का पूरा ये कहला रहा है ग्रेनम या फिर ग्रेना। ग्रेना यानी सिंगुलर ओ प्लूरल, और ग्रेनम यानी सिंगुलर। तो ये वाला जो थाइलाकॉइड है ये, दिस इज कॉल्ड एज स्ट्रोमल थाइलाकॉइड, दिस इज नोन एज स्ट्रोमल थाइलाकॉइड। और ये वाले जो थाइलाकॉइड्स हैं दे आर ग्रेनल थाइलाकॉइड। तो बताइए थाइलाकॉइड्स कितने टाइप के हैं, दो, कौन कौन से हैं, एक है स्ट्रोमल थाइलाकॉइड और एक है ग्रेनल थाइलाकॉइड। ग्रेनल थाइलाकॉइड यानी वो थाइलाकॉइड जो ग्रेनम के अंदर प्रेजेंट है, दे आर नोन एज ग्रेनल थाइलाकॉइड। और जो सिंगल हैं, ठीक है, जो मैट्रिक्स में है, अगर देखा जाए तो इस तरीके के जो थाइलाकॉइड दिखाए हैं, दीज थाइलाकॉइड्स आर स्ट्रोमल थाइलाकॉइड। और अगर इस तरीके के थाइलाकॉइड की बात की जाए तो दीज आर ग्रेनल थाइलाकॉइड्स। थैंक यू। हाँ, कुछ समझ में आ रहा है ये सब, नहीं, कीजिए जल्दी से इसको। अब जो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि थाइलाकॉइड चाहे कोई भी हो, इस थाइलाकॉइड के अंदर कौन सा रिएक्शन होगा, जी, कौन सा रिएक्शन होगा थाइलाकॉइड के अंदर, दैट इज अ लाइट रिएक्शन। अगर डायरेक्टली मैं आपसे पूछूं कि लाइट रिएक्शन किस जगह हो रहा है, तो जवाब क्या है, थाइलाकॉइड। कौन से थाइलाकॉइड में, तो चाहे थाइलाकॉइड कोई भी हो, चाहे वो ग्रेनल थाइलाकॉइड है चाहे वो स्ट्रोमल थाइलाकॉइड है, तो लाइट रिएक्शन दोनों थाइलाकॉइड में होगा। लेकिन मैट्रिक्स के अंदर या फिर स्ट्रोमा के अंदर कौन सा रिएक्शन होगा, दैट इज द डार्क रिएक्शन। तो ये बताइए लाइट रिएक्शन किस जगह हो रहा है, लाइट रिएक्शन किस जगह हो रहा है, थाइलाकॉइड में, और डार्क रिएक्शन किस जगह हो रहा है, दैट इज एन स्ट्रोमा में। ये बात आपको नहीं भूलनी है कि लाइट रिएक्शन किस जगह हो रहा है, डार्क रिएक्शन किस जगह हो रहा है।
सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस किस लाइट में हो रही थी? हाँ जी, दैट इज रेड एंड ब्लू में। और सबसे कम दैट इज ग्रीन में। ये बताइए कि विजिबल स्पेक्ट्रम के सबसे नज़दीक कौन सी यूवी लाइट है? दैट इज यूवी ए। और दूर यूवी बी। और दूर दैट इज यूवी सी। एक ज़माने पहले एक चैप्टर हुआ करता था डेट इज़ एन इन्वामेंटल इश्यूज़, और इन्वामेंटल इश्यूज़ के अंदर एक डिजीज़ था डेट इज़ एन स्नो ब्लाइंडनेस। याद है कभी स्नो ब्लाइंडनेस का नाम सुना है? वो स्नो ब्लाइंडनेस इस यूवी बी लाइट से होती थी। तो नेक्स्ट आइए, दैट इज़ द थाइलाकॉइड पर। तो मेम्ब्रेन ऑफ थाइलाकॉइड क्या कहलाती है? दैट इज मेम्ब्रेन ऑफ थाइलाकॉइड is called Pratt channel। तो ये बताइए कि मेम्ब्रेन ऑफ थाइलाकॉइड क्या कहलाएगी? दैट इज द Pratt channel। तो यानी ये बताइए कि ये किस तरीके का थाइलाकॉइड है? तो दिस इज ग्रेनल थाइलाकॉइड एंड दिस इज स्ट्रोमल थाइलाकॉइड। अगर यहाँ पर देखा जाए तो एक ये फैक्टर लगा हुआ है, एक ये फैक्टर है, एक ये फैक्टर है, और एक ये फैक्टर है। तो ये बताइए कि इस पे कितने तरीके के कॉम्प्लेक्सेस नजर आ रहे हैं? 4। दिस कॉम्प्लेक्स इज नोन एज दैट इज फोटो सिस्टम सेकंड। कौन सा फोटो सिस्टम है ये? तो दिस इज फोटो सिस्टम दिस इज फोटो सिस्टम सेकंड है ये। इसकी बात करें तो दिस इज फोटो सिस्टम फर्स्ट है ये। इसके अलावा ये कौन सा है? ये क्या है? दिस इज साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स। यानी ये कौन सा कॉम्प्लेक्स है? साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स। दिस इज कपलिंग फैक्टर या फिर ATPase या फिर CF0 CF1 पार्टिकल। तो ये बताइए कि मेम्ब्रेन ऑफ थाइलाकॉइड इज कॉल्ड एज फ्रेट चैनल। इस फ्रेट चैनल पर कितने तरीके के कॉम्प्लेक्सेस लगे हुए हैं? 4। तो यानी
ये जो मेम्ब्रेन है ये वाली, दिस इज अ फ्रेट चैनल। इसके अंदर जो स्पेस है दैट इज ल्यूमेन। ये जो कपलिंग फैक्टर था, कपलिंग फैक्टर का एक नाम क्या था? CF0 CF1 पार्टिकल। तो दिस इज CF1, दिस इज CF0 पार्टिकल। दिखाई दे रहा है? ये ल्यूमेन वो जगह है जहां पर फोटोलिसिस होगा। ये बात याद है, यानी ल्यूमेन में क्या होगा? दैट इज फोटोलिसिस। ये बताइए, फोटो सिस्टम कितने तरीके के हैं यहाँ पर? दो। एक कौन सा है फोटो सिस्टम? वन। और दूसरा फोटो सिस्टम सेकंड। तो फोटो सिस्टम वन का नाम फोटो सिस्टम वन क्यों पड़ा? तो ये डिस्कवर्ड फर्स्ट, तो ये पहले डिस्कवर हुआ है, और ये फोटो सिस्टम डिस्कवर हुआ है बाद में, इसलिए इसका नाम फोटो सिस्टम सेकंड है और दूसरे का नाम फोटो सिस्टम फर्स्ट है। ये बताओ, ये खामोशी से बैठ नहीं पाओगे क्या? हम्म। तुमसे ही कह रहा हूँ मैं। ये कौन सा फोटो सिस्टम है? दिस इज PS फर्स्ट। तो ये बताइए कि क्या PS सेकंड जो है स्ट्रोमल थाइलाकॉइड में होता है या नहीं होता है? ये बताएं। तो PS सेकंड जो है वो स्ट्रोमल थाइलाकॉइड में नहीं होता है, ये बात याद रखिएगा। दिस इज साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स। ये कौन सा कॉम्प्लेक्स है? दिस इज कपलिंग फैक्टर। ये बताइए, फ्रेट चैनल पे कितने तरीके कॉम्प्लेक्सेस लगे हुए हैं? 4। कौन कौन से हैं? कौन कौन से हैं? PS1, PS2, और क्या है? साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स और कपलिंग फैक्टर। ये बताइए कि ये जो एंटायर स्ट्रक्चर है, इस पूरे पार्ट को हम क्या नाम देते हैं? जी, क्या कहेंगे इसको? दैट इज नोन एज ग्रेनम। क्या ये बात सही है? ध्यान से सुनिएगा इस चीज़ को। ये बताइए कि एक ये पार्ट है, एक ये पार्ट है, एक ये पार्ट है, एक ये पार्ट है, ये पार्ट है, ये पार्ट है, और एक ये वाला पार्ट है, और एक ये वाला पार्ट है। तो क्या ये दोनों पार्ट सेम है या डिफरेंट हैं? और अगर डिफरेंस है तो क्या डिफरेंस है इसमें? ये वाला पार्ट के बारे में बताइए, ये पार्ट क्या है?
और इस पार्ट के बारे में बताइए कि ये पार्ट कौन सा है। हाँ जी, तो ये वाला क्या है, दिस इज नॉन प्रेस्ड है। ये कौन सा पार्ट है, ये नॉन प्रेस्ड पार्ट है। और ये वाला कौन सा पार्ट है, दैट इज अ प्रेस्ड पार्ट है। याद रखिएगा कि प्रेस्ड पार्ट के अंदर फोटो सिस्टम फर्स्ट एंड सेकंड दोनों होंगे। किसके अंदर, प्रेस्ड पार्ट में कौन कौन सा फोटो सिस्टम होगा, फोटो सिस्टम फर्स्ट और फोटो सिस्टम टू। नॉन प्रेस्ड पार्ट में सिर्फ फोटो सिस्टम फर्स्ट होगा, फोटो सिस्टम टू एब्सेंट होगा। इसी तरह यहां पे कौन सा एब्सेंट था, दैट इज PS2 एब्सेंट। तो ये बताइए कि स्टोमल थाइलाकॉइड में कौन सा फोटो सिस्टम एब्सेंट है, दैट इज PS2। So that is PS1 and PS2 present in किस पार्ट में था ये, that is press part, while PS first present in PS1 किस में प्रेजेंट होगा जी, नॉन प्रेस में, और एंड स्ट्रोमल थाइलाकॉइड। ये वाला पोर्शन कंप्लीट हो गया था ये। तो नेक्स्ट आइए, दैट इज अ फोटो सिस्टम। तो दे आर ग्रुप ऑफ क्लोरोफिल्स एंड कैरोटीनॉइड्स, और से group of pigments. So what are photo system, फोटो सिस्टम होते क्या है, दैट इज अ ग्रुप है किस चीज का, क्लोरोफिल्स का और कैरोलिनॉइड्स का।
तो ये पूरा का पूरा सिस्टम कहलाता है दैट इज अ फोटो सिस्टम। इस फोटो सिस्टम में ये एक पिगमेंट नज़र आ रहा है, दिखाई दे रहा है पिगमेंट? नहीं, दिस इज कॉल्ड एज रिएक्शन सेंटर। ये बताइए फोटो सिस्टम में कितने तरीके के पिगमेंट्स नज़र आ रहे हैं, देख के बताइए। दो ही नज़र आ रहे हैं। इस कलर को मैंने अलग किया है, दीज आर कोर मॉलिक्यूल्स। और इसके अलावा ये सारे के सारे कहलाते हैं एंटीना मॉलिक्यूल्स। अब बताइए कितने तरीके के पिगमेंट्स हैं? कितने तरीके के? तीन। कौन कौन से? एक है रिएक्शन सेंटर, कोर मॉलिक्यूल, और तो देखिए, एक है रिएक्शन सेंटर, एक है कोर मॉलिक्यूल, एक है एंटीना मॉलिक्यूल। ये दोनों इस ब्रैकेट में कौन कौन आया जरा बताइए जी। इस ब्रैकेट में कौन कौन आया? कोर मॉलिक्यूल और एंटीना मॉलिक्यूल। कोर मॉलिक्यूल और एंटीना मॉलिक्यूल दोनों मिला के कहलाएंगे हार्वेस्टिंग या फिर लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। क्या कहलाएंगे ये? दैट इज अ लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। तो ये बताइए कि लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स में कौन कौन आएगा? कोर मॉलिक्यूल एंड एंटीना मॉलिक्यूल। इनका नाम फोटो सिस्टम ही क्यों रखा गया है? व्हाई दे आर कॉल्ड एज अ फोटो सिस्टम? सिंपली बायो सिस्टम कह लेते, मॉलिक्यूल सिस्टम कह लेते, कुछ भी कह सकते थे। इसका नाम फोटो सिस्टम ही क्यों रखा गया? व्हाई? क्योंकि दे आर रिलेटेड विथ लाइट। इसका मतलब इनका रिलेशन किससे है? दैट इज सनलाइट से। इसका मतलब ये हुआ कि इसके ऊपर क्या फॉल कर रहा है ये? दैट इज द सनलाइट। क्लियर? और जब सनलाइट इस पे फॉल कर रहा है तो ये सनलाइट इस मॉलिक्यूल से इस मॉलिक्यूल, इस मॉलिक्यूल से इस मॉलिक्यूल, इस मॉलिक्यूल से इस मॉलिक्यूल, एंड देन फाइनली ये एनर्जी अगर देखा जाए तो एंटीना मॉलिक्यूल से एनर्जी किस पे ट्रांसफर हो रही है? एनर्जी यानी एंटीना मॉलिक्यूल से ये एनर्जी किस पे जा रही है? कोर मॉलिक्यूल। कोर मॉलिक्यूल से किस पे जा रही है? सारी एनर्जी फाइनली किसको मिल रही है? दैट इज द रिएक्शन सेंटर। इसी तरह यहां से एनर्जी गई, देन यहां से गई, देन यहां से एनर्जी गई, देन यहां से एनर्जी गई, और यहां से भी फाइनली एनर्जी किसको मिल रही है? किसको? रिएक्शन सेंटर। इसका मतलब ये हुआ कि लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स सबका काम है कि लाइट को एकोमुलेट करना, इकट्ठा करके ले जाके सारी एनर्जी देनी किसको है? किसको देनी है? दैट इज रिएक्शन सेंटर को। इसीलिए इनका नाम क्या पड़ गया है? दे आर नोन एज लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। कि सब लाइट को हार्वेस्ट करके ये सारी एनर्जी किसको ट्रांसफर कर रहे हैं? दैट इज रिएक्शन सेंटर को। और रिएक्शन सेंटर इस एनर्जी का इस्तेमाल करके किसको जंप करा रहा है? जी, किसको जंप करा रहा है? दैट इज इलेक्ट्रॉन को। ये जो बाकी सब कॉपियां लेके बैठे हैं, क्या मेरी पुरानी वाली कॉपीज हैं?
मैंने पहले पढ़ाया है, मुझे क्यों नहीं याद है ये बात? बचपन में बहुत पहले पढ़ाया था। इसके बाद तुम लोगों को बचा क्या रह जाएगा? प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इसके अलावा जेनेटिक्स, इसके अलावा हाँ जी, और उसके अलावा इकोलॉजी। हाँ वो लिविंग वर्ड वो सब बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में आ गया सब। इकोलॉजी, अच्छी बात यह है कि दो जो जेनेटिक्स का पोर्शन है वो तो सिद्दीकी सर पढ़ाएंगे, मैं नहीं पाऊंगा भाई। जी, एक चैप्टर हो गया अभी नहीं? अभी सर ने लिया है ना क्लास, तो 2 क्लासेस ली हैं। अगली बार, अगली बार सिलेबस में दूंगा मैं। प्रिंसिपल बेसिस करवा रहे हैं अभी मॉलिक्यूलर। क्या चीज? सेल साइकिल? चलिए, सेल साइकिल चल रहा है तब सही है। अच्छा फिलहाल जल्दी से इसको कंप्लीट करिए। ये कंप्लीट हो गया? नेक्स्ट है ये, एक है फोटोल्यूमिनेंस। व्हाट इज फोटोल्यूमिनेंस? कभी नाम सुना है? अच्छा ये सब छोड़िए, ये बताइए, ये जो घर में लाइट लगी होती है ये वाली जो लाइट लगी है, इसको क्या कहते हैं? क्या है? एलईडी कहते हैं। अच्छा, एक और भी आता था, एक आती थी सीएफएल, अब वो आना बंद हो गई, टेक्नोलॉजी हाई हो गई। उसका फुल फॉर्म क्या है? हाँ जी, कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैम्प। आधों ने तो रिएक्शन ही नहीं दिया, हाँ ठीक है जो भी अच्छा है। तो वो जो सीएफएल था, सीएफएल का मतलब हुआ कि डेट इज अ कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैम्प। उसका नाम फ्लोरेसेंट का मतलब क्या है? फ्लोरेसेंट क्यों वर्ड आया है? अच्छा बहरहाल छोड़िए, ये लिखा है डेट इज अ फोटोल्यूमिनेंस। तो देखिए सुनिए इस बात को, दैट इज इट इज द phenomenon where the absorbed energy released as light energy। अब बताइए क्या मतलब हुआ कि कोई भी मॉलिक्यूल अगर कोई एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है और उस एनर्जी को जब वो रिलीज करता है तो किस फॉर्म में रिलीज कर रहा है? लाइट एनर्जी। दिस फिनोमिनन इज नोन एज फोटोल्यूमिनेंस। फोटोल्यूमिनेंस दो तरीके के होते हैं, एक होता है फ्लोरिसेंस और एक होता है फॉस्फोरेसेंस। तो ये बताइए, फोटोल्यूमिनेंस कितने टाइप के हैं? दो, कौन कौन से? एक है फ्लोरेसेंस और एक है फॉस्फोरेसेंस। फ्लोरेसेंस और फॉस्फोरेसेंस, पहले तो ये बताइए व्हाट इज फोटोल्यूमिनेंस? जी, एक मॉलिक्यूल है जिसने क्या किया, एनर्जी को एब्जॉर्ब किया और उस एनर्जी को किस फॉर्म में रिलीज किया?
लाइट एनर्जी की फॉर्म में। दैट फिनोमिनन इज नोन एज फोटोल्यूमिनेंस। देखिए ये एक मॉलिक्यूल है, इसी तरह ये एक मॉलिक्यूल है, इसके ऊपर ये एनर्जी आई, ठीक है, इस एनर्जी को इसने ऐसे रिलीज कर दिया, ठीक है, ये एनर्जी रिलीज हुई, ठीक है, तो इधर से ये इंसिडेंट एनर्जी आ रही है और इधर से इंसिडेंट एनर्जी रिलीज हो रही है, क्लियर। लेकिन इधर इस मॉलिक्यूल पे अगर देखा जाए तो ये इंसिडेंट एनर्जी आ रही है, जब निकलने की बात आई तो इसने पहले थोड़ी सी निकाली, देन फिर थोड़ी और रिलीज की, देन थोड़ी और रिलीज की। तो क्या दोनों फिनोमिनन सेम है या डिफरेंट है? क्या डिफरेंस नजर आ रहा है? क्या बोले जी? क्यों भाई क्या है ये? इसमें क्या हुआ है? एक बार में सारी की सारी एब्जॉर्ब एनर्जी एक ही स्टेप में रिलीज हो रही है, और जैसे ये सोर्स खत्म होगा तो ये जो एनर्जी रिलीज हो रही है ये फौरन स्टॉप हो जाएगा। क्या ये बात सही है? लेकिन इस केस में जब एनर्जी इस तरीके से स्ट्राइक कर रही है मॉलिक्यूल पर, तो यहां पे नंबर ऑफ स्टेप्स में एनर्जी रिलीज हो रही है, क्लियर। और किसी लिए अगर कुछ ऐसा हो कि जिसकी बिना पर हमने इंसिडेंट लाइट को कुछ वक्त के लिए रोक दिया, जैसे ही कुछ वक्त के लिए रोकेंगे तो क्या इमिशन ऑफ एनर्जी अभी कंटिन्यू रहेगा या फौरन रुक जाएगा? कंटिन्यू रहेगा। तो क्या दोनों फिनोमिना में सेम चीज नजर आ रही है, डिफरेंट है? डिफरेंट है। अगर ये फिनोमिना है तो दिस इज अ फ्लोरेसेंस, एंड ये फिनोमिना है तो दिस इज अ फॉस्फोरेसेंस। तो व्हाट इज फ्लोरेसेंस एंड व्हाट इज फॉस्फोरेसेंस? मुझे कुछ नहीं समझ में आया, सॉरी जी। अगर एनर्जी एक ही स्टेप में रिलीज हो रही है तो दैट इज नोन एज फ्लोरेसेंस, और अगर एब्जॉर्ब एनर्जी नंबर ऑफ स्टेप में रिलीज हो रही है तो फॉस्फोरेसेंस। सवाल ये नहीं था कि फ्लोरेसेंस क्या है और फॉस्फोरेसेंस क्या है, सवाल ये है कि ये जितने भी पिगमेंट्स हैं, ये लिखा है ना पिगमेंट्स, ये सारे पिगमेंट्स हैं, ये सब पिगमेंट्स हैं, ये सारे पिगमेंट्स हैं, क्या ये पिगमेंट्स एब्जॉर्ब एनर्जी को रिलीज कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? एब्जॉर्ब एनर्जी को रिलीज कर रहे हैं। क्या ये फ्लोरेसेंस के जरिए एनर्जी को रिलीज कर रहे हैं या फॉस्फोरेसेंस के जरिए एनर्जी को रिलीज कर रहे हैं? जी, फॉस्फोरेसेंस को। कोई ऐसा बंदा है जो फ्लोरेसेंस के साथ है? कौन है? सुनिए, दो पर्ची नहीं है कि एक उठा ली जी, रीजन बताना है। तो इसका सही जवाब है दैट इज अ फ्लोरेसेंस। तो बताइए पिगमेंट कौन सा फिनोमेना शो करते हैं जी? कौन सा? फ्लोरेसेंस। और कभी आपने ट्रांजिशन एलिमेंट्स का नाम सुना है या सुना सुना है जी? सुना सुना है, ओके। ट्रांजिशन एलिमेंट डिफरेंट कलर शो करते हैं नहीं शो करते हैं? करते हैं। मैंने तो बचपन में पढ़ा था तो मुझे याद भी नहीं। वो शो करते हैं फॉस्फोरेसेंस। क्या शो करते हैं वो? फॉस्फोरेसेंस। जबकि पिगमेंट्स कौन सा पिगमेंट कौन सा फिनोमेना शो करते हैं? फ्लोरेसेंस। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द फ्लोरेसेंस एंड फॉस्फोरेसेंस? एब्जॉर्ब एनर्जी रिलीज इन अ सिंगल स्टेप, दैट इज नोन एज फ्लोरेसेंस। और नंबर ऑफ स्टेप में एनर्जी रिलीज होगी तो फॉस्फोरेसेंस। जितने भी क्लोरोफिल्स हैं, कैरोटिनॉइड्स हैं, ज़ेंथोफिल्स हैं, ये एनर्जी को किस फॉर्म में रिलीज करेंगे जी? दैट इज अ फ्लोरेसेंस की शक्ल में या फॉस्फोरेसेंस की शक्ल में? फ्लोरेसेंस, ठीक है। जैसे अभी मैंने आपसे पूछा कि फ्लोरेसेंस है फॉस्फोरेसेंस है, तो नेट का पेपर चल रहा था दिल्ली में, मेरा जस्ट क्लासमेट मेरा पीछे बैठा था, तो इत्तेफाक था कि उसका जो है मतलब रोल नंबर जस्ट मेरे पीछे ही था। अब वो थोड़ी देर में ये सवाल आया था कि फ्लोरेसेंस और फॉस्फोरेसेंस पिगमेंट कौन सा फिनोमिना शो करते हैं, तो मैंने फ्लोरेसेंस लगाया, उसने जो है फॉस्फोरेसेंस लगाया। बाद में हम दोनों पे बहस हुई, देख के यार ये तो फ्लोरेसेंस या फॉस्फोरेसेंस है, और थोड़ी सी बहस हुई तो मैंने कहा शायद यही सही कह रहा है, तो मैंने अपना काट के फ्लोरेसेंस हटा के फॉस्फोरेसेंस कर लिया, ठीक है।
उसका तो गया ही गया, मेरा फ्री में चला गया नंबर। बहरहाल तो मॉरल ऑफ द स्टोरी ये थी कि जब हम दोनों मतलब दो बंदे एक साथ बैठे तब वो पेपर नहीं निकला था, ठीक है, पेपर निकला और जब मैं अकेला बैठा पेपर निकल गया तो खैर, फ्लोरेसेंस समझ में आया, फॉस्फोरेसेंस समझ में आया। तो इसलिए भाई मतलब जो मतलब अब ये भी नहीं कि मैं ये कहूँ कि ये भी कोई थंब रूल है, लेकिन अपने ऊपर जो है भरोसा होना ज़रूरी है कि जो हमने किया है वो सही है। अब कभी कभी ये भी होता है कि हमने गलत लगा लिया, उसी में खुश हो रहे हैं इसलिए ये भी एक बड़ा मसला है तो ये बताइए व्हाट इज फॉस्फोरेसेंस? जी, व्हाट इज फॉस्फोरेसेंस? तो यानी एब्जॉर्ब एनर्जी, रिलीज इन नंबर ऑफ स्टेप्स। यानी अगर एब्जॉर्ब एनर्जी नंबर ऑफ स्टेप्स में रिलीज होगी तो दिस इज नोन एज फॉस्फोरेसेंस। और व्हाट अबाउट द फ्लोरेसेंस? एब्जॉर्ब एनर्जी रिलीज इन सिंगल स्टेप। तो जितने भी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है वो कौन सा फिनोमेना शो करते हैं? दैट इज फ्लोरेसेंस। ये कंप्लीट हो गया। किसका? ये तो फिर केमिस्ट्री में जाएंगे और फिर थोड़ा सा फिजिक्स का भी मसला है। तो बस ये समझ लीजिए अभी कि कभी ये जो आपने सीरीज का नाम सुना है, बाल्मर सीरीज, और सुना है नहीं सुना है? ये उस रीजन की वजह है। और ये पूरा का पूरा जो है, ये अगर देखा जाए तो ये पूरा का पूरा मॉलिक्यूल है जिसमें कई सारे एलिमेंट्स मिलकर काम कर रहे हैं। ये कंप्लीट हो गया। तो नेक्स्ट है ये, दैट इज फोटोसिंथेसिस takes place in two reactions। यानी फोटोसिंथेसिस कितने रिएक्शन में होगी? दो रिएक्शन में। कौन कौन से वो रिएक्शंस हैं? दैट इज अ लाइट रिएक्शन है और एक डार्क रिएक्शन है। तो दिस इज लाइट रिएक्शन and this one is dark reaction। हाँ, तो ये बताइए फोटोसिंथेसिस कितने रिएक्शंस में होगी? एक लाइट रिएक्शन है और एक डार्क रिएक्शन है। लाइट रिएक्शन कहाँ पे होगा जी? दैट इज टेक्स प्लेस इन थाइलाकॉइड। और डार्क रिएक्शन कहाँ होगा? इन स्ट्रोमा में। लाइट रिएक्शन को जिस साइंटिस्ट ने बताया था उसका नाम था हिल, ठीक है। और डार्क रिएक्शन को जिसने बताया था उसका नाम था ब्लैकमैन्स। तो इसीलिए
लाइट रिएक्शन का एक और नाम है, डेट इज अ हिल रिएक्शन। एंड डार्क रिएक्शन का एक और नाम है, डेट इज अ ब्लैकमैन्स रिएक्शन। तो ये बताइए कि लाइट रिएक्शन कहाँ पे वर्क कर रहा है? थाइलाकॉइड में। डार्क रिएक्शन किस जगह पे वर्क कर रहा है? डेट इज एन स्ट्रोमा में। मैंने कहा कि इट फॉर्म्स रॉ मटेरियल फॉर फोटोसिंथेसिस। तो लाइट रिएक्शन के अंदर किस चीज़ का फॉर्मेशन हो रहा है? किस चीज़ का फॉर्मेशन हो रहा है? रॉ मटेरियल्स का। वो रॉ मटेरियल्स हैं क्या? तो एक है दैट इज एन एटीपी एंड दूसरा है NADPH। जबकि डार्क रिएक्शन में क्या काम होगा? दैट इज यूज ऑफ रॉ मटेरियल टू फॉर्म ग्लूकोज। इट हैव टू रिएक्शंस। एक है फोटोलिसिस और दूसरा है फॉस्फोराइलेशन। तो ये बताइए कि लाइट रिएक्शन में कौन कौन से काम होंगे? पहला क्या काम होगा? फोटोलिसिस। दूसरा क्या काम होगा? फॉस्फोराइलेशन। व्हाट इज फॉस्फोराइलेशन? फॉर्मेशन ऑफ एटीपी। और यहाँ पर इट अकर इन एनी ऑफ द थ्री रिएक्शंस। तो ये बताइए कि डार्क रिएक्शन जो है ये किसी भी एक रिएक्शन से हो सकता है, और टोटल रिएक्शन कितने हैं? दैट इज थ्री। थ्री में से कोई भी एक रिएक्शन है जिसके जरिए डार्क रिएक्शन हो सकता है। एक है कैल्विन बेंसन साइकिल। कौन सी साइकिल? कैल्विन बेंसन साइकिल। तो डार्क रिएक्शन हो सकता है कैल्विन बेंसन साइकिल से हो जाए, या फिर हो सकता है हैच एंड स्लैक साइकिल से हो जाए, या फिर क्रासुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म से हो जाए। दिस इज द कैम साइकिल। तो डार्क रिएक्शन कितने तरीके से पॉसिबल है? तीन। कौन कौन से हैं वो? दैट इज द कैल्विन साइकिल, कैल्विन बेंसन साइकिल। दूसरी हैच एंड स्लैक साइकिल। और तीसरी कैम साइकिल। कैल्विन बेंसन साइकिल का एक और नाम है C3। हैच एंड स्लैक का एक और नाम है दैट इज C4 साइकिल। और कैम का नाम कैम ही है। कैम का फुल फॉर्म क्या है? क्रासुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म।
तो दिस इज फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस कितने रिएक्शन में हो रही थी? दो। कौन कौन सा था? एक था लाइट रिएक्शन और दूसरा था डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन का एक और नाम है, दैट इज अ ब्लैकमैन्स रिएक्शन। ब्लैकमैन्स रिएक्शन का एक और नाम है, दैट इज अ बायोकेमिकल रिएक्शन। इसी तरह लाइट रिएक्शन का एक और नाम है, दैट इज अ हिल रिएक्शन या फिर फोटोकेमिकल रिएक्शन। लाइट रिएक्शन के अंदर दो काम होंगे। पहला होगा फोटोलिसिस और दूसरा होगा फोटो फॉस्फोराइलेशन। फोटो फॉस्फोराइलेशन भी दो तरीके के होंगे, एक होगा साइक्लिक और एक होगा नॉन साइक्लिक। डार्क रिएक्शन के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड किस में चेंज हुई है? दैट इज ग्लूकोज में। और कितने तरीके से पॉसिबल है ये? एक क्या था? दैट इज अ कैल्विन बेंसन साइकिल यानी C3 साइकिल। दूसरा दैट इज Hatch-Slack साइकिल। और दैट इज अ केम साइकिल। takes place into two steps. यहाँ पर रॉ मटेरियल फॉर्मेशन है। कंप्लीट हो गया ये? चलिए ठीक है, फिर इतना ही कर लीजिए।